इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ऊर्जा जिसका विद्युत से कोई ना कोई संबंध जरूर होना चाहिए। किसी भी निश्चित समय अंतराल में अगर हम बात करें सेल की या किसी अन्य चीज की, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो कार्य उस सेल द्वारा किया जाता है उसे हम विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। यानी आवेश ऊर्जा है, वही इनडायरेक्ट में विद्युत ऊर्जा है। लेकिन ये जो सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो सेल के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी सेल से परिपथ में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके लिए सेल के द्वारा किया गया कार्य जो है वही सेल की विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्योंकि जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। और आवेश के प्रवाह का मतलब है आवेश का स्थानांतरण। हमने पहले भी कहा था कि जब भी किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, चाहे वो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित किया जाए, इन सभी स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है उस सेल को या किसी अन्य युक्ति को कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है जो उसके विभव या विभवांतर के रूप में उसमें संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी निश्चित समय अंतराल में अगर हम सेल के द्वारा कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं यानी आवेश को विस्थापित कर रहे हैं, तो उस विस्थापन में विद्युत क्षेत्र द्वारा या सेल के विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य सेल की विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई R ओम का एक प्रतिरोध है, R प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है, और उस प्रतिरोधक से यदि I विद्युत धारा t समय तक प्रवाहित हो, तो हम अगर आवेश का मान निकालना चाहे तो हम सब जानते हैं धारा I बराबर होता है आवेश Q बटा समय अंतराल t। यहां से अगर मैं Q का मान निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं Q बराबर हमारे पास में हो जाएगा I इंटू टी। अब देखो हमने ये पहले ही पढ़ा था कि यदि किसी सेल की हम बात करें, किसी युक्ति की हम बात करें, ऐसी युक्ति की जो विद्युत धारा को एक से दूसरे स्थान पर लेके जा रही है, आवेश को एक से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, तो आवेश के विस्थापन में जो किया गया कार्य है वो कार्य विभवांतर के बराबर होता है। और हमने पढ़ा था कि ये जो विभवांतर v अगर हम इसको माने, ठीक है, तो विभवांतर v का जो मान होता है वो किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से Q को अगर हम इस तरफ लेके जाए तो W बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q इंटू V। यानी कि Q आवेश को एक से दूसरे स्थान पर या एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वो W है। अभी थोड़ी देर पहले हमने Q का मान निकाला था। Q का मान हमने क्या निकाला था, Q का मान हमने निकाला था I इंटू टी। अगर मैं इस समीकरण में रख दूं तो मेरे पास में हो जाएगा W बराबर V, तो ऑलरेडी हमारे पास में I इंटू टी इंटू V। अब ये जो V है इसका मान भी हम ओम के नियम से जानते हैं। V बराबर हमारे पास में क्या होता है, I इंटू R। ये मान हम रख देते हैं तो W जो है हमारे पास में हो जाएगा I स्क्वायर I इंटू टी इंटू जो हमारे पास में V है उसकी जगह हमारे पास में आ गया I इंटू R। हमने ओम के नियम से I इंटू R रख दिया, कैपिटल R लिख देते हैं यहाँ पर हम। तो देखो I से I गुणा हो जाएगा तो W बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये जो किया गया कार्य है, यही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और कभी कभी ये विद्युत ऊर्जा, अब देखो ये विद्युत ऊर्जा अलग अलग रूप में जाएगी। जब ये पंखे में जाएगी विद्युत ऊर्जा तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जब यही ऊर्जा किसी बल्ब में जाएगी तो ये ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यही ऊर्जा किसी हीटर में जाएगी तो ये ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, हम इस W की जगह Q भी लिख देते हैं। Q का मतलब क्या है तो ये विद्युत ऊर्जा है, लेकिन जब ये किसी युक्ति में गई तो ये ऊर्जा किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो गई है। ठीक है, ये आपने 9वीं क्लास में सूत्र पढ़ा हुआ है। एक और तरीका हमारे पास में सूत्र में, एक और नए तरीके से सूत्र मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर आप देखोगे जो I स्क्वायर आर टी दिया हुआ है, जो मान हमारे पास में आया I स्क्वायर आर टी, इसमें अगर हम देखें तो V बराबर हमारे पास में हमने क्या लिया था, I इंटू आर। अब अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकाल लूं तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V अपॉन आर। ठीक है, ये मान यहाँ पर रख दीजिए। ये मान यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, W बराबर I की जगह आ गया V अपॉन आर। चूंकि I का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, V स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। R ऑलरेडी है, T ऑलरेडी हमारे पास में है, R से R कट गया तो W बराबर हमारे पास में आ जाएगा V स्क्वायर T अपॉन आर। ये जो हमारे पास में आ रहा है ये किया गया
कार्य या विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं, तो जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने देखा था कि किसी भी, मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, कि किसी सेल में या किसी सेल द्वारा डेल्टी समय अंतराल में विद्युत धारा के प्रवाह में जितना कार्य किया जाता है वो सेल की विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यदि आर प्रतिरोध के प्रतिरोधक से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है टी समय में, तो जो प्रवाहित आवेश है उसका मान Q बराबर आई टी होगा। और ये सूत्र हमारे पास में कहां से आया है? ये सूत्र हमारे पास में आया है I बराबर Q अपॉन टी। हम सब जानते हैं आवेश बटा समय अंतराल बराबर होता है विद्युत धारा, तो जो टी है इसको इधर लेके चले जाए तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। ये एक समीकरण हमारे पास में आ गया है। और अगर हम इससे आगे चले, मैंने थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गए, छठे पेज की जगह सातवां लग गया, सातवें की जगह छठा पेज लग गया, या हम यहाँ संख्या के हिसाब से कहें तो 39वें की जगह 40वां लग गया है, 40वें की जगह 39वां लग गया है, तो ये थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई है। खैर कोई बात नहीं, वापस हम यहाँ पर आते हैं। यदि विभवांतर V है और Q आवेश को एक से दूसरे स्थान तक हम विस्थापित कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है या विभवांतर होता है V, उसका मान हमने देखा था W अपॉन Q होता है। इस Q को अगर हम इस तरफ लेके जाएं तो W बराबर आ जाएगा हमारे पास में Q इंटू V। अब यहाँ पर Q का जो मान है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो कितना था? I इंटू टी। यहाँ पर रख दे तो देखो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? W, और Q की जगह आ गया I इंटू टी, तो ये हो जाएगा W बराबर I इंटू टी इंटू V। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो हमारे पास में आ जाएगा V इंटू I इंटू टी। अब देखो हम सब जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर, ओम के नियम से। ये समीकरण में अगर हम रख दें तो हमारे पास में V की जगह आ गया है I इंटू आर, और जो I इंटू टी है वो ऑलरेडी पहले से है। ये इस समीकरण को आप देख सकते हो। इस समीकरण में I इंटू टी की जगह I इंटू टी है और V की जगह आ गया आई आर। I से I गुणा होगा तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर I स्क्वायर आर टी। ये जो समीकरण है, ये समीकरण किए गए कार्य का, और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो यही विद्युत ऊर्जा का समीकरण भी है। फिर से अगर हम देखें तो I स्क्वायर आर टी जो हमारे पास में किए गए कार्य का मान आया है, इस समीकरण में अगर हम I बराबर V अपॉन आर रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो W बराबर हमारे पास में क्या आ गया? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? W यानी किए गए कार्य यानी विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यही किया गया कार्य है जो विद्युत धारा के प्रवाह में करना पड़ रहा है। आवेश को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में करना पड़ रहा है। आवेश को एक से दूसरे स्थान पर ले जाना ही विद्युत धारा का प्रवाह करना होता है। एक से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब अगर मैं इसका ऐसा ही मात्रक निकालना चाहूं तो विद्युत ऊर्जा हम किसको कह रहे हैं? विद्युत ऊर्जा हम कह रहे हैं कार्य को। तो कार्य का जो मात्रक होगा वही विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। कार्य का मात्रक होता है जूल, और एक मात्रक और होता है कार्य का एक मात्रक और होता है वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड, ये कहां से हमारे पास में आया है? तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आया है इस फॉर्मूले P बराबर W अपॉन टी से। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ पर इस विद्युत ऊर्जा की विमा निकालना चाहूं तो जो कार्य की विमा होगी वही विद्युत ऊर्जा की विमा होगी, M1L2T माइनस 2। तो ये हमने यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया है। अब यदि हम इससे और आगे बढ़े और एक नई चीज ज्ञात करना चाहें, विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी भी परिपथ में इकाई समय अंतराल में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे क्षयित शक्ति कहते हैं, या अगर क्षयित या हासित शक्ति, जितनी व्यय, इसको व्यय शक्ति भी कह सकते हैं। और इकाई समय अंतराल में जितनी विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ को दी जाती है उसे निवेशी शक्ति कहते हैं। जितनी ऊर्जा दी वो निवेशी शक्ति, और जितनी ऊर्जा काम में ली वो क्षयित शक्ति या हासित शक्ति। ठीक है, या जितनी ऊर्जा का हास हो गया है एक इकाई समय अंतराल में, जितनी ऊर्जा का क्षय हो गया है उसे हम क्षयित शक्ति या हासित शक्ति या उस शक्ति के नुकसान के रूप में देख सकते हैं जो हमारे लिए बेकार हो गई है। तो हम अगर क्षयित शक्ति का मान निकालना चाहें, चाहे हम निवेशी शक्ति का मान निकाल लें, दोनों का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों के मान अलग अलग होंगे। किस बात पर डिपेंड करेंगे ये भी हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। तो हम सब जानते हैं कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। तो P बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? कार्य बटा
समय अंतराल। ठीक है, अब देखो कार्य का मान अभी अभी हमने निकाला था, कार्य का मान हमारे पास में क्या आया था, v इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, ये टी से टी कट गया, तो p बराबर हमारे पास में क्या आ गया, v इंटू आई। ठीक है, नंबर एक बात। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान से रखना, समझना आप लोग, कि यदि ये निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा है, v निवेशी वोल्टता और v निवेशी धारा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो शक्ति P है, इसको हम कहेंगे निवेशी शक्ति। इसको हम क्या कहेंगे, निवेशी शक्ति। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जब इस शक्ति को हम उपयोग में लेते हैं, तो जो विभव का ह्रास होता है, विभव का ह्रास होगा तो इस शक्ति का ह्रास होगा। तो विभव का जो ह्रास होता है, विभव का जो पतन होता है, वो प्रतिरोध के सिरों पर होता है। उपयोग में जो ली जाती है वो प्रतिरोध में काम में ली जाती है। जैसे विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति का जो उपयोग है आप बल्ब में कर रहे हो, बल्ब एक प्रतिरोध है। आप इसका जो उपयोग है वो पंखे के अंदर कर रहे हो, फ्रिज के अंदर कर रहे हो, आप इसका उपयोग इस्त्री के अंदर कर रहे हो, आप इसका उपयोग जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर कर रहे हो, इसका उपयोग जो है आप ट्यूबलाइट के अंदर कर रहे हो, इसका उपयोग आप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कर रहे हो। उन सबका कोई ना कोई प्रतिरोध है, तो उस प्रतिरोध के कारण उस प्रतिरोध के सिरों पर कोई ना कोई विभव पतन होगा। तो जो विभव पतन है उसका मान अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन का मान यदि हम कहें, तो हम सब जानते हैं V बराबर होता है I इंटू आर। ये समीकरण में रख दीजिए, तो P बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई। अब इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर जो हमारे पास में आया है, ये क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर R है वो प्रतिरोध जिसके सिरों पर विभव पतन हो रहा है, और I क्या है, उस प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हमारे पास में शक्ति का कोई स्रोत है जहां से शक्ति आ रही है, और इसको हमने सप्लाई में दे दिया। ठीक है, ये आपके घरों में आ गई, तो घरों में जो उपकरण है वो तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उपकरण तो, लेकिन आपके घर का जो मीटर है, आपके घर का जो मीटर है वो इस शक्ति स्रोत से सीधे ही जुड़ा हुआ है हमारे पास में। जैसे शक्ति स्रोत खंबे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और खंबे से मतलब खंबे के वायर से जुड़ा हुआ है, और वायर से आपका घर जुड़ा हुआ है। तो आपके लिए शक्ति स्रोत और आपका मकान, इन केवल इन दोनों को देखूं तो जितनी विद्युत धारा शक्ति स्रोत दे रहा है उतना ही विद्युत धारा आपके मकान का मीटर जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो जब ये आर उपयोग में लिए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रतिरोध होता है, तब इस P को हम कहते हैं उपयोग में आई हुई शक्ति। ठीक है, और अगर ये R उस तार का प्रतिरोध हो जिस तार में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझना आप, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि कहीं पर विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और वो विद्युत ऊर्जा जो है वो आप तक पहुंचानी है। तो विद्युत ऊर्जा ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा में फेंक दी आप तक आ जाएगी, आप तक पहुंचाने के लिए एक तार की जरूरत पड़ेगी। आप तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी, एक तार की जरूरत पड़ेगी। अब आपके घरों में अगर मैं बात करूं आपके घरों में अगर मैं बात करूं, तो आपके घरों में जो हमने विद्युत धारा या किसी जगह से जो विद्युत धारा भेजी गई वो आई थी। ठीक है, ये तार जो हमने काम में लिया, उस तार के कारण विद्युत धारा आई थी, उस तार में से प्रवाहित विद्युत धारा आई थी। इस तार का जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए R है, और जो वोल्टता इस तार में से होकर के भेजी गई है यानी निवेशी वोल्टता, उसका मान है V। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक विशेष चीज निकालने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, वो विशेष चीज क्या है, यदि इस तार में प्रवेशित धारा का मान I है तो ये अंत तक I ही रहेगा, क्योंकि ये तार के अगर हम 10 टुकड़े कर दें एक तरीके से तो ये 10 प्रतिरोध हो जाएंगे, और 10 प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो तार में जो धारा है उसका मान नहीं बदलने वाला, तार में धारा I ही रहेगी। जितनी धारा आप निवेशित कराओगे उतनी ही धारा अंत तक रहेगी, क्योंकि उतनी धारा पहले भाग में है और दूसरा भाग इसके श्रेणी क्रम में है, तो दूसरे भाग में भी उतनी रहेगी, तो तीसरे भाग में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी। अगर मैं इस तार को 6 भागों से, 10 भागों से, 20 भागों से मिलकर बना हुआ मानू, तो जितनी विद्युत धारा पहले भाग में रहेगी उतनी ही अन्य भागों में भी रहेगी। तो अब अगर मैं यहां से निवेशित शक्ति का मान निकालना चाहूं तो इसको मैं कहता हूं P इनपुट। ठीक है, P इनपुट बराबर हो जाएगा हमारे पास में V इंटू आई।
ठीक है। अब ये जो तार है, ये जो तार आपके घरों तक आ रहा है, कहीं केबल से होते हुए आपके घरों में बिजली आ रही है, ऐसा तो है नहीं भाई हवा में से आ गई बिजली, आसमान से गिर गई और आपने इकट्ठी कर ली कोई बर्तन में, तो ऐसा तो नहीं है, तार में से होकर के आ रही। इस तार का जो प्रतिरोध है इसको अपन कह देते हैं आरसी, केबल का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो इस प्रतिरोध पर कुछ ना कुछ विभव पतन होगा और उस विभव पतन के कारण कुछ ना कुछ शक्ति का ह्रास होगा। तो जो शक्ति का ह्रास हुआ है उसको हम कह देते हैं P बराबर शक्ति का ह्रास, इसको हम कहते हैं पीसी। पीसी मतलब तार पर शक्ति का हार, केबल पर शक्ति का ह्रास बराबर कितना होगा, तो प्रतिरोध पर जो शक्ति का ह्रास या क्षयित शक्ति जिसको हम कहते हैं, शक्ति का क्षय जो होता है उसका जो मान होता है वो होता है हमेशा I स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पर आर की जगह आ गया अपने पास में आर सी। अब देखो निवेशी धारा भी आई है और तार में हर जगह धारा आई है, तो धारा आई का मान तो आई रहेगा। अगर मैं ये जो पहला समीकरण है, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं यहाँ पर, ये जो पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण से अगर मैं आई का मान निकालूं तो आई का मान मेरे पास में क्या आ जाएगा, पी इनपुट अपॉन वी। ठीक है, ये आई का मान आ गया। ये जो मान है आई का वो इस समीकरण में रख दो, इस वाली समीकरण में रख दो। अब इस वाली समीकरण में हमने रख दिया तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा शक्ति क्षय या शक्ति का ह्रास, शक्ति क्षय जिसे हम कह रहे हैं पीसी बराबर पी इनपुट अपॉन वी। वी क्या है, निवेशी वोल्ट था, ठीक है, का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर आई का स्क्वायर करना है, इनटू आर से। ध्यान से समझना, ये जो हमने सबसे पहले निकाला, फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बन सकता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं भी बने तो भी हमारे लिए जानकारी में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको समझना बहुत आवश्यक है, और वो क्या है कि P इनपुट यानी निवेशी शक्ति बराबर निवेशी वोल्टा इंटू निवेशी धारा। अगर मैं केबल यानी तार पर शक्ति क्षय का मान निकालना चाहूं तो उसका सूत्र होता है पीसी बराबर आई स्क्वायर आर से। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे शक्ति का जो फॉर्मूला यहाँ तो V इंटू आई लिया, यहाँ आई इंटू आर क्यों लिया, आई स्क्वायर इंटू आर क्यों काम में लिया। तो निवेशी, जब हम निवेशित कराते हैं किसी भी चीज में, तो निवेशित कराते ही तो प्रतिरोध काम में, प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के मान में या विद्युत धारा के मार्ग में, आवेश के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर देगा। जैसे मान लीजिए तार है ए से बी, आपने ए सिरे पर प्रवेशित कराई, अब प्रवेशित कराती है तो बाधा उत्पन्न नहीं होगी, जब धारा ए से बी तक पहुंचेगी तभी तो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कितनी बाधा उत्पन्न हुई है। तो जब निवेशित कराते हैं तब हमें यहाँ पर आर लेने की जरूरत नहीं होती, तब हमें वोल्टा और धारा की जरूरत पड़ती है। लेकिन शक्ति क्षय में हम आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शक्ति क्षय जो है वो प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन के कारण ही हो रहा है, या किसी अन्य प्रकार के विभव पतन के कारण हो रहा है। और वो अन्य प्रकार प्रतिरोध ही हो सकता है, प्रतिरोध के सिरों पर ही विभव पतन होता है, वो चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो, चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, चाहे किसी तार का प्रतिरोध हो, चाहे किसी वस्तु का प्रतिरोध हो। तो इसलिए हमने शक्ति क्षय के लिए तो आई स्क्वायर आर सी फॉर्मूला काम में लिया। ये जो आई स्क्वायर आर सी फॉर्मूला है, इसमें समीकरण संख्या जो हमने एक काम में लिए पी इनपुट, यहां से वी का आई का मान निकालो तो आई बराबर हमारे पास में आ जाएगा पी इनपुट अपॉन वी। ये मान मैं रखना चाहता हूं कहां पर, शक्ति क्षय का जो पीसी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में। तो पीसी के फॉर्मूले में यानी शक्ति क्षय के फॉर्मूले में मैं ये मान रख रहा हूं, एक बार फिर से रख रहा हूं मैं। शक्ति क्षय किसमें है, ये तार में शक्ति क्षय, ठीक है। शक्ति क्षय पी सी बराबर पी इनपुट अपॉन वी का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास में आ जाएगा पीसी बराबर पी इनपुट का स्क्वायर इंटू आर बटा वी का स्क्वायर। ध्यान से समझना, जो तार में शक्ति क्षय है वो निवेशी शक्ति के समानुपाती, निवेशी शक्ति के वर्ग के समानुपाती है। यानी जितनी ज्यादा शक्ति निवेशित करोगे उतना ही ज्यादा तार के अंदर क्या होगा, शक्ति का ह्रास होगा। ये तार के प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती, यानी तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा शक्ति क्षय होगा। और जो दूसरा हमारे पास में है वो है इसके जो निवेशी विभव है उसके वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज से आप निवेशित कराओगे शक्ति को, ऊर्जा को, उतना ही कम ह्रास होगा इस शक्ति का। ठीक है ना। अब देखो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, आपके घरों में जितने उपकरण लगे हुए हैं उन सभी उपकरणों में अगर आप बल्ब को देखो, हालांकि आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हो लेकिन बहुत गहराई से आपने सोचा नहीं होगा, तो बल्ब के बारे में आप सब जानते होंगे। और आप जब दुकान पर जाते होंगे तो उसमें आपने ये सुना भी होगा या घर वालों ने आपको कहा भी होगा कि 100 वाट का बल्ब लिया, 100 वाट का बल्ब लिया, 200 वाट का बल्ब लिया, 300 वाट का बल्ब लिया, 15 वाट का बल्ब लिया, 600 वाट का बल्ब लिया, 800 वाट का बल्ब लिया, कुछ भी आपको कह दिया मान लीजिए। ठीक है, तो वो जो बल्ब है उसका मतलब क्या है, उस 800 वाट का मतलब क्या है, मतलब वो उतनी शक्ति का क्षय, उतनी शक्ति उसको चाहिए, उस बल्ब को जलाने के लिए उतनी शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, अब जितने ज्यादा उपकरण चलेंगे आप समझ सकते हैं उतनी ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा लोगों तक बिजली पहुंचानी है और ज्यादा उपकरण अगर चलेंगे, जैसे शहरों में होता है एसी भी चल रही है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है ना, पंखा भी चल रहा है, फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं, तो बहुत सारी शक्ति की जरूरत है। और जब बहुत सारी शक्ति की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो निवेशी शक्ति है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम निवेशित करेंगे उतनी तो बांट पाएंगे। अगर आपने 500 वॉट शक्ति भेजी, 500 वॉट शक्ति यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में हम कहें इसको, तो 500 जो आपने शक्ति भेजी है, विद्युत शक्ति जो सप्लाई की है वो है 500 वॉट। अब 500 वॉट से तो आप 100 वाट के 5 बल्ब भी जला सकोगे, ये तो दिक्कत हो गई। अगर छठा बल्ब लगा दिया तो बाकी 500 वॉट की जो रोशनी, 500 बल्ब की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। और आपने सुना होगा कि शहरों में या गांवों में विद्युत कटौती होती है। आपको पता है ये विद्युत कटौती क्यों होती है? ये इसलिए कि किसी समय पर मान लीजिए कि 1000 वाट विद्युत शक्ति बनाई गई, ठीक है, या प्रोड्यूस की गई किसी भी तरीके से। प्रोड्यूस तो हालांकि बना तो सकते नहीं है, हम केवल रूपांतरित कर सकते हैं कोयले की ऊर्जा को, या जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा है, या हवा की जो ऊर्जा है पवन चक्की द्वारा, या सोलर ऊर्जा जो है उसको। तो 1000 वॉट विद्युत शक्ति जो है वो हमने प्रोड्यूस की किसी भी तरीके से और वो हमने भेज दी। ठीक है, मान लीजिए कि किसी समय पर किसी गांव में या किसी शहर में 2000, पूरे दिन भर में 2000 वाट शक्ति की आवश्यकता थी पूरे दिन भर में। तो अब मुझे बताओ कि वो सारे के सारे उपकरण चल पाएंगे क्या पूरे दिन भर? नहीं सर। आधे समय चल पाएंगे। तो फिर क्या करें भाई? नहीं सर। अब या तो ऐसा करें नहीं कि सर। सबको पहले 12 घंटे में विद्युत सप्लाई कर देते और बाकी 12 घंटे बंद रख दें। इसकी बजाय क्या किया जाता है कि किसी क्षेत्र में 1 घंटे, किसी क्षेत्र में दूसरे 1 घंटे, किसी क्षेत्र में तीसरे 1 घंटे, किसी क्षेत्र में चौथे 1 घंटे, किसी क्षेत्र में पांचवें 1 घंटे तक विद्युत कटौती कर ली जाती। ठीक है ना। तो क्योंकि विद्युत की सप्लाई जो है वो तो प्रोड्यूस तो हो रहा है कम और सप्लाई हो रही है ज्यादा, और इसीलिए अपने को क्या कहते हैं कि बिजली बचानी चाहिए हमको। बिजली जो है वो उसको हमको बचाना चाहिए, क्योंकि बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्स है वो बहुत कम है। ठीक है, तो अब एक तो बिजली हमारे पास में पहले से कम उत्पन्न हो रही है और उसको खर्च करने वाले ज्यादा है, और दूसरा हमारे पास में ये दिक्कत हो गई कि जब तार में से हम विद्युत शक्ति को सप्लाई कर रहे हैं तो उस तार के प्रतिरोध की वजह से जब ज्यादा मात्रा में शक्ति हम सप्लाई कर रहे हैं तो ह्रास भी ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम इस ह्रास को कम कर दें, इस क्षय को कम कर दें कैसे भी करके, तो क्या होगा, हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। जैसे एक ट्रक में मान लीजिए आपने बजरी भर के भेजी, आपने मिट्टी भर के भेजी 500 किलो, लेकिन ट्रक के जो तल है उसमें छेद होने की वजह से उसमें से कुछ बजरी रास्ते में गिरती गई। ठीक है, गिरती गई गिरती गई गिरती गई। अब आप समझ सकते हो कि जहां पर गंतव्य स्थल पर जब पहुंचेगी तो पूरी 500 किलोग्राम बिजली तो रेत तो नहीं पहुंचेगी। मान लीजिए कि गंतव्य स्थल पर 450 किलोग्राम ही पहुंची, 50 किलोग्राम का ह्रास हो गया। अगर किसी भी तरीके से हम इस 50 किलोग्राम के ह्रास को कम कर दें तो गंतव्य तक पहुंचने वाली जो रेत है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही शक्ति का जो क्षय हो रहा है उसको हम किसी भी तरीके से कम कर दें तो जो सप्लाई जिन घरों में, जिन फैक्ट्रियों में सप्लाई हो रही है विद्युत की,
की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ज्यादा देर तक ज्यादा उपकरण चलाए जा सकेंगे, ज्यादा उपयोग में लिए जा सकेंगे, ज्यादा कार्य हो सकेगा। तो अब उसके लिए हम करें क्या? हमारे पास में एक ही रास्ता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो V का मान है, अगर हम कैसे भी करके इसको बढ़ा दें तो जो शक्ति का ह्रास हो रहा है केबल में, उसका मान कम हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए एक बहुत खास बात बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से आपके घरों में बिजली आती है वो डायरेक्ट नहीं आती। जो बिजली घर हैं वहां से जो बिजली आती है वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आती। वो आपने देखा होगा एक हाई वोल्टेज लाइन के थ्रू पहले आपके गांव में आती है, आपके शहर में आती है, एरिया में आती है, और वहां पर जो पावर हाउस बना हुआ होता है उस पावर हाउस की सहायता से आपके घरों में उसको सप्लाई किया जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है, और जो बाहर दूरस्थ क्षेत्रों से जो बिजली आ रही है वो 33,000 या 11,000 केवी की लाइनों के रूप में, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ज्यादा हाई वोल्टेज की लाइनों के रूप में आ रही है। अब यहां से आपको इस फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि अगर हाई वोल्टेज की लाइन से दूरस्थ क्षेत्रों से हम घरों में विद्युत सप्लाई करेंगे तो जो तार में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब ये जो 11,000 केवी की या 33,000 केवी की जो हमारे पास में ये जो हमारे पास में आ रही है, हाई वोल्टेज की जो विद्युत शक्ति हमारे पास में आ रही है, इसको अगर हमने सीधे घरों में सप्लाई कर दिया तो जो उपकरण है वो उष्मा के कारण जल करके खाक हो जाएंगे। तो घरों में तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए पावर हाउस पे पहले इसके वोल्टेज को कम किया जाता है और फिर उसके बाद में इसे सप्लाई किया जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि दूरस्थ क्षेत्रों से ये जो हाई टेंशन लाइनें आती हैं उनमें उच्च विभव पर क्यों विद्युत सप्लाई की जाती है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या बन सकता है? दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के लिए हाई वोल्टेज या उच्च विभव वांतर का उपयोग किया जाता है, कारण सहित समझाइए। तो आप पहले ये पूरा डेरिवेशन करेंगे, फिर आप कहेंगे कि किसी भी केबल में दूरस्थ क्षेत्रों में लंबी लाइनें होती है। अब जैसे आपके यहाँ पर मान लो अजमेर से बिजली आ रही है, तो अजमेर से यहाँ तक बिजली आएगी तो ऐसा तो नहीं कि 2 मीटर 3 मीटर के तार में काम चल जाएगा। बहुत लंबी लंबी तारों की जरूरत पड़ेगी, हमें कई 100 किलोमीटर के, हमें 100-150 किलोमीटर के लंबे तारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अजमेर की जो दूरी है वो 136-135 किलोमीटर है। तो लगभग इतने लंबे तार की तो हमें जरूरत पड़ेगी। साथ में भीलवाड़ा में आने के बाद में वो बिजली एक ही जगह तो काम में लेनी नहीं है, भीलवाड़ा में भी अलग अलग जगह काम में लेनी है। तो वहां भी बिजली को आपको पहुंचाने के लिए आपको लंबे तारों की जरूरत पड़ेगी। तो तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ज्यादा उपकरण चलाने के कारण इनपुट जो शक्ति है या निवेश शक्ति उसका मान बढ़ता है। इन दोनों के कारण शक्ति ह्रास बढ़ जाता है। इस शक्ति ह्रास को कम करने के लिए हाई वोल्टेज पर विद्युत सप्लाई की जाती है। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि क्यों हाई वोल्टेज पर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां तक विद्युत की सप्लाई की जाती है। ठीक है बच्चों, कोई संशय इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ गया सर। एक ये जो चीज है ना, ये मैंने ये यहाँ पर बताई हुई है पूरी की पूरी, अभी हमने जो निकाला है। अब एक और चीज है, बहुत बार ये शब्द आता है किलोवाट हावर, KWH। ये किलोवाट हावर क्या है? आपके घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उसकी जो यूनिट है, जो मीटर में आप कहते हो ना 2 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 200 यूनिट बिजली आ गई, 500 यूनिट बिजली आ गई, हमारे तो इतनी रीडिंग आई है, हमारे तो इतनी रीडिंग आई है। उस 500 यूनिट 200 यूनिट का मीनिंग होता है 200 या 500 किलोवाट हावर। किलोवाट हावर का मतलब क्या है? इतने किलोवाट प्रति हावर शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 1 यूनिट आ गई है, इसका मतलब जिस स्पीड से जिस दर से बिजली आई है उस हिसाब से 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली जो है वो खर्च हो गई है, विद्युत शक्ति खर्च हो गई, यानी इतनी ऊर्जा काम में ली जा चुकी है। तो हम जो घरों में बिजली काम में लेते हैं उसको हम यूनिट के रूप में कहते हैं, भाई इतने यूनिट आई है, तो एक विद्युत यूनिट जो होता है उसका मतलब होता है 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर। लेकिन अभी भी ये जो 1 किलोवाट हावर है इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया, इसका मान हमें निकालना जरूरी है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना जरूरी है। एक प्रश्न आया है उसका भी जवाब मैं दूंगा।
इसका मान हमें निकालना जरूरी है। इसका मान कितना होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? 1 किलोवाट हावर। अब देखो किलो के लिए हम क्या हम काम में लेते हैं 1000, ठीक है। वाट जो है उसको हम एक तरीके से जूल प्रति सेकंड के रूप में भी कह सकते हैं। तो वाट की जगह हम क्या लिखेंगे? जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और हावर जो होता है वो 60 मिनट का होता है। 1 हावर बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड का होता है। तो अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करना चाहूं तो 60 × 60 आ जाएगा, यानी 3600 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये आ जाएगा आपके पास में 3600 सेकंड। तो देखो ये सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा। अब आपके पास में क्या रह गया? 3600 रह गया और 1000 रह गया, ठीक है। 3600 और 1000 रह गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3600 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3600 1230 और आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम देखें इसको तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम इसको? जो 1000 है उसको तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, 1 × 10 की घात 3, ठीक है। और जो 3600 है उसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10 की घात 3, यानी 3.6 × 1000। 3.6 को 1000 से गुणा करोगे तो वापस 3600 आ जाएगा, और मात्रक जो हमारे पास में बचा है वो जूल बचा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो 3.6 को 1 से गुणा कर दिया, 3.6 आ गया, 10 की घात 3 और 10 की घात 3 दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की घात 6 हो जाएगा, जूल का जूल है। यानी कि जब हम 3.6 × 10 की घात 6 जूल ऊर्जा खर्च कर लेते हैं तो हमारे घरों में विद्युत मीटर में एक यूनिट बिजली